अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस देश में बहुत कुछ तब्दीली आई है। एक युवा क्रांति ने, एक जन चेतना वाली क्रांति ने, एक जेनजी की क्रांति ने इस देश में बहुत कुछ बदला है। तो जेनजी के इस बड़े आंदोलन से देश को क्या हासिल हुआ? समाज को, सरकार को और सियासत को, और क्या मिलने वाला है? आज इस विषय पर हम खुली और पूरी चर्चा आरंभ करते हैं। बहनों भाइयों, जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक आंदोलन मात्र नहीं, एक मिनी क्रांति थी। और इसको कोई व्यवस्थित तरीके से किसी राजनीतिक दल ने आयोजित नहीं किया था। ये भारत के उन करोड़ों युवाओं की आकांक्षाओं का प्रतीक था जंतर मंतर, जो अपनी मांगों को लेकर, अपने हक और हुकूक को लेकर सड़कों पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे। ये कौन है? ये वो नई पीढ़ी है बहनों भाइयों, जो अपने हक के लिए, अपने राइट्स को लेकर बेहद जागरूक है। इसमें किशोरावस्था के बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं। नीट पेपर लीक को तो मैं एक सिंबल मानता हूं। नीट पेपर लीक के कारण इतने बच्चे आ गए ऐसा नहीं है। ये कलेक्टिव एंगर्स था स्टूडेंट्स का, विद्यार्थियों का। यह आंदोलन विद्यार्थियों का था, उनका जिनके पेपर लीक हो जाते हैं, उनका जो समय से जिनकी परीक्षाएं नहीं होती हैं, उनका जिनको समय पर अवसर नहीं मिलता है नौकरियों में। और ऐसा 1-2 वर्ष से नहीं, निरंतर पिछले कई वर्षों से चला आ रहा था। इस कारण ये कलेक्टिव एंगर में तब्दील हो गया। मैंने ये बात बहुत नज़दीक से महसूस की है कि ये आंदोलन भले जंतर मंतर पर हो रहा था, लेकिन इस आंदोलन की तपिश हर एक घर में, हर एक परिवार में महसूस की जा रही थी। वो किसी भी विचारधारा से ताल्लुक़ रखने वाला परिवार हो, वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ परिवार हो, वो आम आदमी का परिवार हो, वो ख़ास का परिवार हो, हर कोई, हर घर में इस जंतर मंतर के आंदोलन की तपिश, गर्मी मौजूद थी। घरों में विभाजन की स्थिति थी। जिनको भारतीय जनता पार्टी के कामकाज के तरीके पर सहमति रही है, उनके घरों में बच्चों ने इस पूरे मामले पर गृहयुद्ध छेड़ दिया। जवाब देना माता पिता को भारी पड़ रहा था। बच्चे आंदोलन में शामिल होने के लिए बेकरार थे। कितने बच्चे अपने अपने घरों से भाग के जंतर मंतर पहुंच गए और उस आंदोलन में शामिल होने के लिए वो कुछ भी करने पर आमादा थे। उनको फोमो हो रहा था, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये जेनजी की भाषा है बहनों भाइयों। इनकी शब्दावली अलग है, इनका आचरण अलग है, इनके व्यवहार अलग हैं, इनके खाने अलग हैं, इनके तौर तरीके अलग हैं। हम लोग जिस माहौल में पले बढ़े हैं और जिस तरह के माहौल में, ये बिल्कुल अलग हैं। हम में और उनमें एक जनरेशनल गैप आ गया है। सरकार में और इन विद्यार्थियों के बीच कई पीढ़ी का अंतर है। तो इनके थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है, इनके सोचने का तरीका अलग है। बहनों भाइयों, ये उस वाली पीढ़ी से बिलोंग नहीं करते हैं जिसमें हम आप हैं। ये ऐसी पीढ़ी है जो जागृत समाज है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त है, जिसके पास सूचनाओं का अंबार है, जिसके पास दुनिया में कुछ भी कर देने के लिए स्टार्टअप्स हैं, जिसके पास छा जाने के लिए दुनिया भर में अवसर हैं, जिसके पास सूचनाओं का अंबार है, जिसके पास मजबूत ब्रॉडबैंड के इंटरनेट है। ये वो कम्युनिटी है। इसने क्रांति की है। भारत की सबसे ताकतवर हुकूमत को अपना फैसला बदलने के लिए और अपने सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक का इस्तीफा लेने के लिए बेबस और मजबूर कर दिया। यह मामूली उपलब्धि नहीं है, यह एक असाधारण उपलब्धि है। प्रत्येक युवा, मैं गाली गलौज को इंडोर्स कभी नहीं करता, लेकिन जिस क्रिएटिविटी के साथ इस आंदोलन को डिजिटल और धरती पर उतारा गया, वो इसके पहले के भारत ने कभी नहीं देखा था। नए भारत ने नए किस्म का आंदोलन देखा है। सरकार भी हतप्रभ है, सुरक्षा बल भी हतप्रभ है, मीडिया भी हैरान है, समाज भी हैरान है। ये क्या हुआ? बहनों भाइयों, बरसों के परेशानियों से, पेपर लीक की वजह से इनके मन के भीतर आग थी। वो तो वक्त रहते सरकार समझ गई, चीज़ें सेटल हो गई।
वरना एक अंतहीन मसले की तरफ यह मामला बढ़ चुका था। लेकिन इस आंदोलन में जो क्रिएटिविटी दिखी वो एक अजीब किस्म की थी। और ये जेनजी हैं, अभी जेन अल्फा वाले तो बाकी हैं। इन्होंने आंदोलन में, इनको मुख्य धारा की मीडिया में भले इग्नोर रहे हूं, लेकिन इन्होंने खुद का मीडिया क्रिएट कर लिया। और वो मीडिया इतना प्रभावशाली था कि ये 20 सेकंड की रील में पूरी बात कह देते थे। दिल्ली पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज का विषय रहा हो, या फिर जो हिंसा फैली उसका विषय रहा हो, या फिर इनका निगोशिएशन, इस युवा क्रांति ने जनचेतना को बदला है। और बहनों भाइयों, जब जन चेतनाएं बनती हैं तो सरकार को अपनी नीतियां, अपनी पॉलिसीज बदलनी पड़ती हैं और जनता को भी उसी प्रकार से व्यवहार करना होता है। व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या? अब इस सप्ताह सरकार को जो वायदे कॉकरोच जनता पार्टी से किए थे, उन वायदों को पूरा करने का समय है। आज हालांकि फिर एग्रेशन की कार्रवाई हुई है और सीजेपी ने यह चेतावनी दी है कि अगर छात्रों को गिरफ्तार किया गया, एफआईआर की गई, तो हम वापस प्रोटेस्ट को शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस आंदोलन ने बहनों भाइयों देश भर को झकझोर दिया है। जो हुकूमतें अपने आप को बहुत ताकतवर समझती थी और ये समझती थी कि वो सब कुछ कर सकते हैं, तो इसने संकेत दिया है अब ऐसा नहीं होगा। तो अब क्या होगा, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। आप कुछ बयान सुनिए। अगर कल तक ये रिटर्न एग्रीमेंट सरकार की तरफ से नहीं आता है और जितने भी अलग अलग राज्यों में छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज़ नहीं किया जाता है, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर होगी। सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई। आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। तो क्या आश्वासन था आप? और ये कहा कि मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, मुकदमे तो लिखे जा रहे हैं। बिहार में देखिए कितने बच्चों को जेल भेज दिया गया। यूपी में इस तरह का कई इंसिडेंट्स हैं। सोशल मीडिया पे लिख देते हैं तो जेल भेज दे रहे हो आप। हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी एफआईआर दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फ़ोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? विपक्ष के पास एक मौका है कि आप अपना असली चेहरा दिखा सको, मगर उन्होंने छात्रों के परीक्षाओं को सही ढंग से कराने की नीयत दिखाने के बजाय ये कड़े कानून के विरोधी हो रहे हैं। इसका मतलब कि क्या पेपर लीक करने वाले लोग, उनसे सहानुभूति कैसे दिखा सकता है विपक्ष? ये बड़ा एक विषय आया है। तो बहनों भाइयों, आज की इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे संजय चौधरी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आयशी घोष हमारे साथ मौजूद हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की। थोड़ी देर में हमें चौधरी दीपक बालियान, कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमें ज्वाइन करेंगे। अतीक अहमद, जामिया मिलिया इस्लामिया के जाने माने छात्र नेता हैं, हमें इस डिबेट में मौजूद होंगे। और वीरेंद्र जी हमारे नेशनल हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। संजय चौधरी जी, भारत की सरकार ने आज एक नया कानून बनाने का एक विधेयक लोकसभा में पेश किया है। लोग आपसे समाधान चाहते हैं और आप उन्हें कानून पर कानून दे रहे हैं। ब्रजेश जी, लगातार इस बात के प्रयास हो रहे हैं कि इस आंदोलन की जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम करे। आपने अपना विषय जब रखा था तो मैं उसकी सामाजिकता और उसके संदेश के साथ अपने आप को संबद्ध करते हुए एक नया आंदोलन, लेकिन भारत के अंदर इस प्रकार के छात्रों के आंदोलन देखे गए हैं। समग्र क्रांति का आंदोलन जब आया तो बाबू जयप्रकाश नारायण उसका नेतृत्व कर रहे थे। पूरे छात्र देश के निकले और वो एक शंका के समाधान के लिए सामने आए। ऐसा ही एक बड़ा आंदोलन हमने असम में असम गण परिषद का देखा है कि जिसमें वो घुसपैठ की समस्या को लेकर असम का सारा युवा वर्ग निकला और उसने उस समस्या के समाधान के लिए बात किया। ये जो आंदोलन है, इसकी परिणति हमने देखी है कि कुछ और देशों में भी इस प्रकार का आंदोलन हुआ है। दरअसल आंदोलन करने के लिए आवश्यक है कि उसका जो नेतृत्व है वो नैतिक होना चाहिए।
ब्रजेश भाई, राजनीति के साथ साथ चूंकि आपने गंभीरता के साथ इस विषय को उठाया है, तो मैं पूरी गंभीरता के साथ इस विषय में जाना चाहूँगा और इस विषय के समाधान पर भी पूरी गंभीरता के साथ बात करना चाहूँगा। देश का सबसे बड़ा जो आंदोलन होता है स्वतंत्रता का संग्राम, उसमें गांधी का नेतृत्व था और गांधी नैतिक थे। जेपी भी राजनीति को छोड़कर आए और उसके बाद उनका नैतिक नेतृत्व समग्र क्रांति के साथ रहा। उसके बाद हमने देखा है कि देश की तरुणाई ने एक बार फिर से जमीन पर उतरी। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि राम जन्मभूमि को लेकर अधिकारियों की पत्नी, बच्चे ये सड़क पर उतरे, उन पर भी एक आस्था और विश्वास की बात थी। उसके बाद हमने देखा है कि लोकपाल को लेकर इस देश के अंदर हुआ, उसमें भी एक नैतिक नेतृत्व अन्ना हजारे का आया। ये भी कुछ इसी प्रकार का आंदोलन था और इसमें नैतिक नेतृत्व सोनम वांगचुक का था। लेकिन कुछ कठिनाइयां थी। स्वाभाविक नेतृत्व, नैतिक नेतृत्व और वो नेतृत्व जिसके साथ सामंजस्य न हो, इस आंदोलन को संवाद करने के लिए यही कुछ समस्याएं आ रही थीं और इसमें अलग अलग धड़े किससे क्या बात की जाए और क्या उसका परिणाम निकाला जाए, ये इस आंदोलन के साथ एक बड़ी सामंजस्य को स्थापित करने के लिए एक बड़ा लैग था। लेकिन सरकार ने सूझबूझ दिखाते हुए इस आंदोलन को, इसकी समस्याओं के समाधान के लिए काम किया। ब्रजेश भाई, थोड़ा सा हम और पीछे जाएंगे तो मुझे लगता है कि 66 या 67 की बात हुई होगी। देश के अंदर जब रेल की दुर्घटना हुई तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया और इस इस्तीफे को नैतिकता की जीत माना गया। लेकिन देश में रेल की दुर्घटनाएं रुकी क्या? हमने देखा है कि एक बार हवाई दुर्घटना होती है, माधवराव सिंधिया इस्तीफा देते हैं, लेकिन क्या उस प्रकार की घटनाएं रुकी? जब बॉम्बे में बम विस्फोट होता है तो उसके लिए पाटिल साहब का इस्तीफा होता है। लेकिन इस्तीफा अगर किसी भी समस्या का समाधान है तो इतिहास बताता है कि वो समाधान पूरा नहीं है। उसके समाधान के लिए आवश्यक है कि उसके लिए एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाए, उसके लिए कुछ नियम बनाए जाएं, कुछ कानून बनाए जाएं, कुछ प्रोसेस में समय के अनुकूल परिवर्तन किए जाएं और इस परिवर्तन को करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसलिए इस आंदोलन के इसकी जो शंकाएं हैं उसके समाधान के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्धता के लिए सामने आ रही है। जो भी समझौता हुआ है जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में सीजेपी वालों के साथ, आप उस समझौते को मानेंगे? निश्चित रूप से सरकार ऑनर करेंगे। सरकार समझौता कर रही है, सरकार ने कहा है, तो उस समझौते के अनुरूप निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करेगी। आज चेतावनी जारी की है सीजेपी ने। देखिए, जब समझौता होता है तो हम लोग भी देखा है कि समझौते के बाद कभी किन्हीं विषयों को लेकर मतभिन्नता होती है। आज जैसे सुबह सुबह हम देख रहे थे कि आंदोलन में इस आंदोलन की जो मलाई है उसको छात्रों की भलाई के बजाय राजनीति की भलाई कैसे हो जाए, इसके लिए सुबह विपक्ष भी चर्चा से भाग रहा था। लेकिन शाम होते होते शुभ संदेश आया है कि वो भी चर्चा में शामिल है। चर्चा में सभी लोग शामिल हों, देश की बेहतरी के लिए, शिक्षा के सुधार के लिए, व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के लिए जो भी संभव होगा सरकार करने के लिए पूरी बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वर्मा जी, तो ये बताइए कि इस आंदोलन से सियासत को, समाज को, अपोजिशन को, युवाओं को क्या हासिल हुआ? धन्यवाद ब्रजेश जी। भारत देश की उपज आंदोलन से हुई है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, डांडी मार्च, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद आज़ादी मिली, 1975 का जेपी बाबू का आंदोलन, 73 में चिपको आंदोलन, उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन, 2011 में अन्ना आंदोलन जिसको इंडिया अगेंस्ट करप्शन मिला, और 2014 के बाद से जितने भी आंदोलन हैं वो इस देश के शख्सियत को सबसे पहले 2018-19 में जिस प्रकार से CA/NRC के खिलाफ आंदोलन हुआ, परिणति ये हुई कि ये देश में आज तक CA/NRC पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाए। 2020-21 में किसान आंदोलन इतना मजबूत आंदोलन था कि भारत की सरकार को U-टर्न लेके हुए तीनों किसान आंदोलन खत्म करने पड़े। 2023-24 में पश्चिम बंगाल में RG के मेडिकल कॉलेज में आंदोलन हुआ, वहाँ की सत्ता गई और उस बच्ची की माता को सरकार सत्ता में उसने विधायिका बनाया।
2024 में लद्दाख में सोनम वांगचुक ने जो भूख हड़ताल की, उसके बाद गृह मंत्रालय को बैठ के उनसे बात करनी पड़ी। और 2026 में जब हमने नीट में किया तो उसके बाद से पूरी तरीके से सरकार घुटनों पे आ गई। इस आंदोलन का हासिल क्या है? के साथ भी मैं हासिल समझना चाहता हूं कि अचीवमेंट्स क्या हैं। मैं बता रहा हूं उसका हासिल ये है, हाँ, उसका हासिल ये आज की तारीख में जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय पे बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे थे, आज उसी कमिश्नर ने, जिस कमिश्नर ने डीएम रहते हुए जौहर विश्वविद्यालय की दीवार तोड़ी थी, वो कह रहा है कि इस पे कोई बुलडोजर नहीं चल सकता। ये पहली हासिल और पहली जीत नहीं, मुझे एक और इस बात पे मैं आगे जोड़ता हूं। हालांकि उस केस की सुनवाई 28 और 29 यानी कल परसों लगी थी, पर आज पता नहीं कैसे आज ही इस मामले को सुनकर स्टे कर दिया गया। जी बिल्कुल सही है। और ये आंदोलन की आग की तपिश को समझने वाली सरकार समझ गई है। ओके, तो आपका कोई योगदान नहीं है, ये काकरोचों का अजीब सा लगता है कि काकरोचों का अचीवमेंट है। नहीं, देखिए किसी का भी हो, हमारा मतलब था विश्वविद्यालय को बचाना। समाजवादी पार्टी का पूर्ण तरीके से हर युवा के आंदोलन में साथ था, है और रहेगा। और हम वहां पे क्या काम कर रहे हैं ये मीडिया से छुपा नहीं है जी। मुद्दे की बात है जो एक ब्रिजेश जी बस 2 सेकंड और, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आंदोलन और इस्तीफे की बात तो कर रहे थे, मुझे बड़ी अजीब से लग रहा है कि साहब आंदोलन में इस्तीफा ना हो, इस्तीफा एक प्रासंगिकता तब तक रहती है जब तक वो आंदोलन की मांगों में रहता है, और आंदोलन की मलाई नहीं होती है, आंदोलन में त्याग होता है। इस नए भारत का ये पहला बड़ा आंदोलन है भाइयों को ना आंदोलन के जो बड़ा ही असाधारण और अभूतपूर्व रहा है। आप इस आंदोलन को किस ग्रेड का मानते हो? बेशक, देखिए मैं आपके माध्यम से जनजियों को, और हमारी भी धारणा बदली है। आपने बिल्कुल सही कहा, इनका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हम आज बहुत खुश हैं कि हमारी युवा पीढ़ी ऐसे लोगों के हाथ में है जिनके तरीके कुछ भी हों, उनके साथ में एक त्याग है। लाठी खाने के बाद जिस प्रकार से भीड़ बढ़ी है 20 जुलाई के बाद से, वो दिखाते हैं ये पीछे हटने वाले नहीं। थैंक यू, और बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, धन्यवाद। देश में एक साथ खड़े हो सकते हैं। आशुतोष जी शुक्रिया आपका। मैं अतीक अहमद जी को आमंत्रित करता हूँ, बहुत ही जाने माने स्टूडेंट लीडर हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया से भी ताल्लुक़ रखते हैं। अतीक भाई आपका बहुत स्वागत। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ नीट का आंदोलन था या फिर एक कलेक्टिव एंगर था? ये इतने बड़े हुजूम में कैसे तब्दील हुआ और फिर इस आंदोलन ने आखिर में हासिल क्या किया? बहुत शुक्रिया सर। ये पूरा आंदोलन दरअसल युवाओं का एक जो फ्रस्ट्रेशन था, जो डिप्रेशन था, जो सिस्टम, जो पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक तरीका से बहुत उदासीनता थी छात्रों के अंदर, है ना। आदम गोडवी का एक शेर है, जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए, जो बदल सकती है मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए। तो वही जो हताश युवा पीढ़ी थी, उसने अपनी ताकत को दिखाया। जो काम विपक्ष नहीं कर पा रहा था, जो काम कोई बड़ा नेता नहीं कर पा रहा था, उस काम को इस देश के जेंजी ने किया, युवाओं ने किया। उसने दिखाया कि अगर हम मुट्ठी भींच कर खड़े हो जाएंगे तो सरकार हो या सरकार तानाशाह हो, तब भी सामने खड़ी नहीं हो पाएगी। और हुआ यही कि प्रधानमंत्री मोदी जी को हम जेंजी की भाषा में बात करना पड़ा, उनको रील बनाना पड़ा। इस्तीफा बहुत पहले ले लेना था, लेकिन हालांकि 2-3 रील उनकी आ गई। और पहले तो फ्रेम उनका ठीक नहीं था, बाद में उन्होंने थोड़ा फ्रेम पे ध्यान दिया। अभी भी फुल फ्रेम सही हो नहीं पाया है जेंजी के हिसाब से, लेकिन उन्हें रील बनानी पड़ी। और जिसे बहुत गुमान था, जो राजनाथ सिंह गृह मंत्री रक्षा मंत्री हैं, वो कभी कहा करते थे कि हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं होते हैं, तो इस्तीफे हुए। ये जेंजी की जीत है, यूथ की जीत है। सड़क पर बिल्कुल वही के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो वाक्य है, उसे हम युवाओं ने बिल्कुल जमीन पर उतारा कि सड़कें अगर खामोश हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाती है। तो हमने सड़कों को जिंदा रखा और संसद को आवारा होने से बचा लिया। अब विपक्ष भी छात्रों के मुद्दे पर पूरी तरीका से मुखर है, और हमें खुशी है कि अब छात्र मुद्दा बन चुके हैं, एजुकेशन मुद्दा बन चुका है, और जो धर्म, जाति, नफरत, उन्माद का जो मुद्दा था वो पीछे जा चुका है। ये इस देश की एक बड़ी मोरल जीत है, और जिस जीत का हम सब खुशी मना रहे हैं। लेकिन अभी लड़ाई बहुत बड़ी है। मैं 2-3 चीजें आपसे समझना चाहता हूं।
क्योंकि हम लोग आपकी पीढ़ी से कनेक्ट नहीं हैं उतना जितना आप लोग आपस में कनेक्ट हैं। इस पीढ़ी ने जो डिजिटल अभियान छेड़ा और इस पीढ़ी ने जो ज़मीन पर उतरकर संघर्ष किया, दोनों में मैच नहीं खाता। लोग कहते हैं कि ये पीढ़ी आलसी है, 12 बजे तक सोती रहती है, इनको मुद्दों की क्या समझ, इनको तो बोलना नहीं आता, इनका आचार अलग है, विचार अलग है, इनके फूड्स अलग हैं, इनका पढ़ने का तरीका अलग है। फिर ये कैसे कलेक्टिवली एक साथ आए और गांधीवादी तरीके से भी प्रदर्शन हुआ। हालांकि कुछ जगह वायलेंस भी हुआ, लेकिन जो डिजिटली कैंपेन स्टार्ट किया ये कोऑर्डिनेटेड था या फिर स्वतः स्फूर्त था? सर एक्चुअल में जैसे कि लोगों में गुस्सा तो पहले से था, लेकिन अब चूंकि हर चीजें उतर आई हैं हमारे हाथ में, हमारी मोबाइल पे, इंटरनेट पे, हम कहीं पर भी होते हैं तो नोटिफिकेशन चेक करते हैं, तो सीजीआई की एक छोटी सी टिप्पणी, उन्होंने कभी सोचा नहीं रहा होगा, कई दिनों तक उनको नींद नहीं आई होगी कि मैंने कहां से कॉकरोच बोल दिया भाई। उसके बाद एक डिजिटल अभियान चला, सटायर के तौर पर चला, वो तो एक हंसी मजाक का माध्यम था, लेकिन वो जमीन पर उतरा। तो उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी बना दिया गया, जैसे बी से बीजेपी थी, सी से सीजेपी आ गई, तो बीजेपी ही सीजेपी ने बीजेपी को हराया एक तरीका से रोड में, तो कॉकरोच जनता पार्टी बनी। फिर उसके बाद उनका आना, फिर जुड़ना, सर सब कुछ शुरुआत एक तरीका से बिल्कुल कोई उसका कोई। ओके, अब मैं कुछ गंभीर प्रश्न आपके समक्ष रखना चाहता हूं। ये अभी सिर्फ एक हंसी मजाक का माध्यम है, ये एक बिखरा हुआ समाज है, या फिर कॉकरोच जनता पार्टी अपने को व्यवस्थित करके एक सुव्यवस्थित आंदोलन का केंद्र बनेगी? जाता है, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं रहा कि ये सीजेपी का आंदोलन रह गया था। इस देश के यूथ ने अपना आंदोलन समझ लिया। पटना में तैयारी करने वाला छात्र, इलाहाबाद में तैयारी करने वाला छात्र, हर छात्र, चूंकि उधर पेपर देकर लौटता है छात्रों, ट्रेन में बैठा होता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, घर नहीं पहुंचा रहता, तो गुस्सा सर बहुत ज्यादा था, फ्रस्ट्रेशन नेक्स्ट लेवल का था। तो इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी एक महज मुद्दा थी। उसके बाद जब छात्र जुड़ने लगे स्वतः स्फूर्त, जब जेएनयू, डीयू, जामिया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी, पूरे देश के जब छात्र जुड़ने लगे ना, तब सरकार के हाथ पांव फूल गए। और जो 20 तारीख थी, जिस दिन संसद मार्च था, उस दिन जो कुछ हुआ, या उसके 1-2 दिन पहले जब सोनम वांगचुक जी को वहां से डिटेन किया गया, उसके बाद लोगों के आप इसको टर्निंग पॉइंट, अतीक जी क्या मानते हैं कि ये टर्निंग पॉइंट क्या था? 19 तारीख या 20 तारीख, या वांगचुक जी को उठाया जाना, या संसद मार्च में उमड़े लाखों युवा? सर पहला जो टर्निंग पॉइंट था वो दरअसल सोनम वांगचुक जी को वो जो सफेद कपड़े के अंदर आके उनको डिटेन करना और लेके जाना, वो पूरी तरीका से लोगों में, अपना भारत बड़ा इमोशनल देश है, लोग भावुकता के साथ, बताइए सोनम जी को कैसे उठा लिया, गांव से लोग, कहीं रांची से चला रहा, कोई पटना से चला रहा, कोई प्रयागराज से चला रहा है, मतलब लोगों को ये लगा कि यार ये तो गलत हो गया। उसके बाद फिर जब संसद मार्च था, उसके 1-2 दिन में माहौल बहुत भयंकर बन गया। चूंकि हम लोग आंदोलन में जाते थे, शुरू में हमें लगता था यार बस चल रहा है, चलने दिया जाए, लेकिन जब सोनम वांगचुक जी को डिटेन किया गया, वो एक्चुअल टर्निंग पॉइंट था। मैं आपको बताऊं, 19 तारीख तक आप लोगों की ये पोजीशन थी कि प्रधान तो छोड़िए, पार्षद का भी इस्तीफा नहीं ले सकते थे, मतलब ऐसा प्रेशर नहीं बिल्टअप हुआ था। हाँ, मतलब बहुत फ्रैंकली मैं ये बात कह रहा हूं, मतलब उतनी लेकिन संगठित नहीं थे, 19 तारीख और 20 तारीख ने जबरदस्त बदलाव किया। 20 तारीख जो थी वो ऐतिहासिक तारीख इस रूप में बन गई, क्योंकि सर मैं आपको बताऊं, जनपथ मेट्रो स्टेशन हो, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन हो, और वो जो पूरा संसद मार्ग हो, आपको पता होगा कि जो जंतर मंतर का एरिया है बहुत छोटा सा एरिया है, तो जंतर मंतर पर जितना लोग थे उसके 5 गुना क्या 10 गुना ज्यादा लोग, लगभग 1-1.5 लाख। मैं अपनी जिंदगी में इतना बड़ा क्राउड नहीं देखा हूं सर। पहली बार मैंने इतनी भीड़ देखी कि जहां तक नजर जा रही थी, जिस तरफ जा रहा था, हर तरफ लोग थे, सरों का सैलाब था, इंसानी सरों का पूरा हुजूम था। मतलब हम ये कहां से आ गए इतने लोग अचानक से दिल्ली में? ये वही रह रहे थे, डेलीगेसी वाले हैं जी, कहां से आ गए? ये पूरे देश के लोग सर आ गए। दिल्ली के अंदर जो भी तैयारी करते थे, मुखर्जी नगर में, विजयनगर में, वो चाहे मुनीरका के हों, चाहे जुलेना के हों, चाहे जामिया के हों, पूरे दिल्ली का जो छात्र था ना, उस दिन रुख कर दिया था। एक और अंतिम सवाल है आपसे, ये जो क्रिएटिव्स बनाए गए, खासतौर पर जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, इंस्टाग्राम वाला विषय, ये कोऑर्डिनेटेड था या बच्चे अपने मन से बना रहे थे? सर ये इंस्टाग्राम आंदोलन था। इस पूरे आंदोलन को अगर सबसे ज्यादा कोई कवर कहीं मिला है और कहीं फुटेज दी गई है
तो इंस्टाग्राम था। इंस्टाग्राम एक्चुअली इस टाइम यूथ का सबसे क्या कहते हैं कि पसंदीदा प्लेटफॉर्म है, और इंस्टाग्राम पर ही ये पार्टी का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था सीजेपी का, और इंस्टाग्राम पे ये पार्टी 24 मिलियन फॉलोअर पहुंचाई है ना। तो इंस्टाग्राम जो था ना इस आंदोलन का पूरा हथियार बना। तो मतलब इस जो रिवोल्यूशन हुआ है इसका मुख्य जो कैरियर है इंस्टाग्राम है? ऐसा नहीं, कैरियर नहीं सर, वो एक माध्यम था, मतलब कि वो माध्यम था, साधन था जिसके तहत हम लोगों ने अपनी बात आगे बढ़ाई। लेकिन ये अच्छी बात है कि इंस्टाग्राम एक सही काम के लिए यूज हुआ ना। एक्चुअली लोग बहुत शुक्रिया आतिक जी, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आईसी घोष जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की, और इस आंदोलन से जुड़ी रही हैं। आईसी जी आपका बहुत स्वागत। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस आंदोलन को, जिसको मिनी क्रांति का नाम दिया जा रहा है, आप लोग इस आंदोलन को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये सिर्फ नीट के पेपर लीक का आंदोलन था या फिर स्टूडेंट्स का एक कलेक्टिव एंगर था? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आंदोलन तो इस वजह से था क्योंकि पिछले 12 साल में जिस तरीके से इस सरकार के दौरान शिक्षा व्यवस्था का हालत ख़राब किया गया है, उसका एक उमड़ता हुआ गुस्सा था। हाँ, नीट पेपर लीक हुआ। नीट पेपर लीक के बाद भी हमने देखा कि किस तरीके से सरकार कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा था, जिसके कारण ये गुस्सा बढ़ा भी। लेकिन आखिर में जो हमने देखा, जब जंतर मंतर में 20 तारीख से हम लोग बैठे, तो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, गुजरात हो, तमाम सारे राज्यों से बच्चे आए, युवा आए जो अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं, जो पिछले 5-6 साल से स्टेट परीक्षाएं दे रहे हैं, उसके पेपर लीक हो रहे हैं, उनके भी जो दिक्कतें हैं वो सामने उभर के आई है। ये आंदोलन सिर्फ नीट पेपर लीक का तो था ही, मुखर आवाज़ उससे उठा था, लेकिन साथ साथ में था कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना है, और उसमें से सबसे बड़ा अकाउंटेबिलिटी जिसका होता है वो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का होता है। उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से वो वेट किए कि अगर ये आंदोलन ना हो तो किस तरीके से वो इससे बच के जा सकते, ये बोल के कि हमने तो फिर से परीक्षा करवा दी है। लेकिन 2024 में भी इसी तरीके से नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, इस तरीके से फेल किए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सिर्फ रीनीट करवा दिया जाता है और उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि इस आंदोलन के बाद सिस्टम बदलेगा? आंदोलन को उसी तरीके से देखते हैं कि जवाबदेही वापस लाने के लिए सरकार के सामने ये आंदोलन था और वो जवाबदेही वापस आई है। क्या आपको लगता है कि अब सिस्टम बदलेगा? देखिए, सिस्टम बदलने के लिए नियत होनी चाहिए, और हम आशा रखते हैं कि जो सरकार में लोग हैं जिन्होंने ये आंदोलन देखा, जिन्होंने स्टूडेंट्स की पीड़ा सुनी, जिन्होंने बोला कि हाँ हम स्टूडेंट्स का दुख दर्द समझते हैं, पेपर लीक कोई मामूली मामला नहीं है, हम आशा करते हैं वो लोग समझेंगे कि पेपर लीक कोई मामूली मामला नहीं है, और इसके बाद इस पर कार्रवाई भी करेंगे, और इसके बाद देखेंगे भी कि कभी भी पेपर लीक ना हो, कभी भी ऐसा हालत ना हो कि स्टूडेंट्स को लाखों हजारों के तादाद में उतरना पड़े सड़क पे अपना हक मांगने के लिए। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स पढ़े लिखे, अपना टाइम पढ़ाई में और देश के तरक्की में कंट्रीब्यूट करें, ना कि उनको हर बार अपने हक मांगने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़े। हम चाहते हैं कि सरकार सुने और तब सिस्टम बदलेगा, और अगर सिस्टम नहीं बदला तो हम लोगों को फिर आंदोलन करने उतरना पड़ेगा। जी शुक्रिया, कृपया हमारे साथ जुड़ी रहिएगा। मैं डॉक्टर उमाशंकर पांडे, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी की भूमिका और इस आंदोलन से किसको क्या हासिल हुआ, आपको क्या हासिल हुआ? देखिए ब्रजेश जी, हासिल इस देश की शिक्षा व्यवस्था को करना था, और मुझे खुशी है कि जो एक सामूहिक प्रयास हुआ छात्रों का, विपक्ष के सभी लोगों का, सबने एकजुट होकर छात्रों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए ये लड़ाई लड़ी और उसमें सफल हुए। और जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, वो लोग तमाम तरीके के कुंठाओं से लंबे समय से ग्रस्त थे। किसी साथी ने कहा, ठीक कहा, कि ये एक पूरा जैसे बादल धीरे धीरे वो भरता है और फिर बारिश होती है। ये यही हुआ। 2014 से हिंदुस्तान एक दोहरे चरित्र को देख रहा था, और वो दोहरा चरित्र इंस्टाग्राम पे आ रहा था। मोदी जी क्या बोलते हैं और फिर वो उसका ठीक उल्टा करते हैं, ये सोशल मीडिया के माध्यम से इस देश के युवाओं में लगातार जा रहा था। मोदी जी इस आंदोलन पर जो कुछ भी बोल रहे थे, उसका ठीक विपरीत उनका बयान सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगता था, वायरल होने लगता था। जैसे उन्होंने
पहला वीडियो जब इंस्टाग्राम पे डाला और उन्होंने कहा कि हम सख्त कानून बनाएंगे, पूरे देश में 2024 का उनका पार्लियामेंट में दिया हुआ सेम भाषण ट्रेंड करने लगा। 24 में भी नीट का पेपर लीक हुआ और तब मोदी जी ने कहा था हमने सख्त कानून बना दिया है। तो जेनजी ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। आप 24 में यही कह रहे थे, 21 में भी आपने यही कहा, 15 में भी आपने कहा। आप नहीं पूछ पा रहे थे तो जेनजी ने पूछना शुरू किया। नहीं, हम तो आप पूछ अपना रहे थे। काम सही से करते नहीं, नहीं। तो ये बच्चे सड़कों पर क्यों होते? आप समझिए, हम लगातार इस सवाल को पूछ रहे थे, लेकिन तमाम लोग जिन पर अभी जेनजी जरूर ध्यान देगा, उन्होंने जंतर मंतर पे दिखाया ब्रजेश जी, इस देश में विपक्ष को दबाने के लिए, विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जो सुनियोजित षड्यंत्र हुआ, ये उसका दुष्परिणाम था। राहुल गांधी जी आवाज उठाते थे, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से पूरे देश में वो चले। उन्होंने छात्रों की गूंज के आरोप है माध्यम कि आप से, लोगों ने इस आंदोलन में आग लगाने की कोशिश की। हम अगर आग लगाते तो हम लाठियां नहीं खाते। राहुल गांधी जी की नाक से बहता हुआ खून पूरे देश ने देखा। क्यों प्राइम मिनिस्टर और का आवाज तुरंत घेरना ये कोई कंपेयर हो गया, ये कोई मामूली बात है? कैसे घेरा आपने? ब्रजेश जी तुरंत ये कंपेयर हो गया कि गांधी परिवार वो परिवार है जिसके इंदिरा गांधी जी का खून इस देश की मिट्टी में है, राजीव गांधी जी का खून इस देश की मिट्टी में है, और आज उसी सोच के लोगों ने राहुल गांधी जी को भी लाठी मारी है, राहुल गांधी जी को भी बच्चों का घसीटा खून है, भी गिरा है, उनका भी खून, बच्चों का भी। बिल्कुल ये आवाज लगातार उठ रही है। क्यों पैलेट गन चलाओगे आप बच्चों पर? AK-47 से मारोगे? ये हमारे जेनजी, हमारे युवा इस देश के आतंकवादी हैं, आप AK-47 चला रहे हो? इससे आप इस आंदोलन की आड़ में पांडे जी अपना तवा गरम करके रोटी सेकना चाहते हैं। ब्रजेश जी, राजनीति करने के लिए ही कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, जितने भी राजनीतिक दल बनते हैं वो राजनीति करते हैं। और राजनीति का मतलब भाजपा वाला नहीं जिसमें कोई चरित्र नहीं है। राजनीति का मतलब होता है सेवा। आप पूरा सोशल मीडिया, हो गए आप मैं लोग, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, पूरी सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, अपना पूरा आर्काइव ब्रजेश जी निकलवा लीजिए। 2004 से राहुल गांधी जी राजनीति में है, एक भी स्टेटमेंट उनका उनका पहले दिए हुए बयान का विरोधाभासी नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी का एक बयान दिखा दीजिए, जितने बयान उन्होंने दिए हैं 2014 से, उसका उन्हीं की भाषा में, उन्हीं का दूसरा भाषण उसके विरोध में आपको मिल जाएगा। वीरेन जी हमारे थैंक यू सर, थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी उनकी नैतिकता और उनका चरित्र उजागर हो गया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। वीरेन जी हमारे नेशनल लेडीज डिबेट में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेन जी, ये किस तरह का आंदोलन था? इस आंदोलन की खास हाइलाइट्स क्या थी? एक ग्राउंड जीरो के एकदम ठेठ जर्नलिस्ट होने के नाते क्यों हंस रहे हो भाई अतीक जी? अभी तो मैंने सवाल भी पूरा नहीं किया। जी हमारे बड़े मतलब मेरे चहेते जर्नलिस्ट में हैं, तो इनको सुनने के लिए इकट्ठा हो ना, अभी सुनवाता हूँ पूरी बात। तो भाई वीरेन जी, अब आप बताओ आम आदमी की नज़र में इस ये आंदोलन। देखिए, एक लाइन में कहा जाए तो 25 साल वालों ने 75 वालों को लिटा दिया। और हाँ, अब तो यही माना जाएगा धर्मेंद्र प्रधान, जिस सरकार में कहा जाता था कि इस्तीफे नहीं होते, वहाँ इस्तीफे हुए। और किसी भी सरकार को हम जब वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो वो जनता की इच्छाओं को, भावनाओं का सम्मान करना आना चाहिए। भारत में मोदी सरकार आने के बाद से सबसे लंबा आंदोलन किसान आंदोलन चला, लगभग 13 महीने के 380 दिन के लगभग चला था। उसके बाद से ये आंदोलन एक बड़ा आंदोलन था, लेकिन ये कम समय में अपनी मांगों को पूरा करवाने में कामयाब रहा। ब्रजेश जी, जिस देश में 25% के करीब आबादी जेनजी की है, युवा है, अगर देखें तो करीब 40 करोड़ के लगभग, अगर पेपर लीक हो जाएगा, पैसों पे पेपर बिक जाएगा, तो जो बच्चे रात दिन पढ़ाई करते हैं, जो इस उम्मीद में है कि वो पढ़कर अपना भविष्य बनाएंगे, फिर वो कहाँ जाएंगे? फिर उनका भविष्य कैसे बनेगा? उनके पास रास्ता क्या बचता है? कभी इस तरह से बच्चियों ने, छात्रों ने, पढ़ने वाले बच्चों ने कहा गया, ये सब गांव में कहा जाता है, तू लोग ही झंझट में ना पड़ो आंदोलन पांदोलन के, अपनी पढ़ाई लिखाई देखो, अपना भविष्य देखो। लेकिन
पूरे देश से लोग इकट्ठा होकर दिल्ली चले गए। नए नए हुआ, 15 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, इस तरह के लोग थे। आज हम इस आंदोलन को इस रूप में देखें कि किसका इस्तीफा हुआ, कौन जीता, कौन हारा, इसके इतर ये देखें कि हमारे बच्चों ने अपने भविष्य की खातिर जो मशाल जलाई थी उसको वो कामयाबी से आगे लेकर बढ़े हैं और उन्होंने सफलता पाई है। उन्होंने अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी है। ये किसी को हराने और झुकाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है। और जो लोग, जो सरकारें जनता की मांग को, समय की नब्ज को पहचानती हैं, अगर वो फैसला लेने में देर करती हैं तो फिर उनको नुकसान भुगतना पड़ता है। मोदी सरकार में भले इस्तीफा ना होता रहा हो, लेकिन जब शिक्षा मंत्रालय HRD के अंतर्गत आता था उस समय भी वहां पर 4 शिक्षा मंत्री ऐसे हुए जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। उसमें रमेश पोखरियाल निशंक हैं, प्रकाश जावड़ेकर हैं, स्मृति ईरानी हैं और अब धर्मेंद्र प्रधान हैं। बड़ा डेंजरस मिनिस्ट्री है ये, मैं मान रहा हूँ। हाँ, ये माना जा सकता है। बेहद लेकिन खतरनाक। जब लड़के और लड़कियों ने घर छोड़कर दिल्ली जाने का फैसला किया तो शायद उन्होंने ये मान लिया कि अब इस देश में उनकी लड़ाई राजनीतिक दल नहीं लड़ेंगे, उनके माँ बाप नहीं लड़ेंगे, उनको खुद लड़ना पड़ेगा। और उस बात को उन्होंने, देखिए, इस लड़ाई का एक टर्निंग पॉइंट मैं आपको, मुझे लगता है बताना चाहिए कि जिस दिन सोनम वांगचुक को वहां से उठाया गया उस दिन के बाद से युवाओं ने यह समझ लिया कि अब इस आंदोलन को अपने दम पर चलाना है और अब इसमें आर पार के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वो एक बहुत बड़ी भूल थी वांगचुक को उठाना। वांगचुक को उठाना टर्निंग पॉइंट साबित हुआ इस लड़ाई का। और इस देश में युवाओं में एक आक्रोश आया कि अब चाहे जितना मारें, चाहे जितना पानी चलाएं, चाहे जितनी स्थिति खराब हो, खाना मिले न मिले, लेकिन अब आंदोलन को तेज करना है। और सरकार ने समय रहते इस गुस्से को समझा, क्योंकि सरकार पारदर्शिता की बात तो करती रही लेकिन वो दोषियों को सजा नहीं दे पाई या वो उन मांगों को पूरा नहीं कर पा रही थी जो वो चाहते थे। उसमें एक ही मांग सबसे बड़ी थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन इस परिणाम, इस आंदोलन की जीत में अगर सबसे बड़ा श्रेय आप किसी को दीजिए तो छात्राओं को, लड़कियों को दिया जाना चाहिए, जिनकी पिटाई पर पूरे देश में चर्चा शुरू हुई। लोगों में नाराजगी आई कि छोटी छोटी बंचियों को लाठियों से क्यों पीटा जा रहा है। और इतनी ताकत कैसे इन लड़कियों में आ गई? ये तो जेंजी लोग थे, ये तो मतलब इनको तो काउंट नहीं किया जाता था इस देश में। मतलब मैं आपको बताऊं, कहना नहीं चाहिए, मतलब बड़ी ही अजीब नज़रों से इन्हें देखा जाता था। ये बात सही है कि हम लोगों ने अपने बच्चों को बहुत हमेशा बच्चा समझा। उनकी प्रतिभा और क्षमता इस बात से जानना चाहिए, जब वो मोटी मोटी अंग्रेजी की किताबें और YouTube से पढ़कर तैयारी कर सकते हैं, बिना कोचिंग के वो आगे बढ़ सकते हैं, तो वो कितने इच्छा शक्ति के मजबूत हैं। 90% मार्क लाते थे हम लोग जमाने में, 33% पे पास होने वाले कल्याण सिंह की सरकार में उनका फूल माला स्वागत हुआ। यहाँ तो 90% लाने भी बच्चे निराश हैं। आप उनकी क्षमता को देखिए और उसी क्षमता का आकलन राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए था। ये जेनजी आप जिन्हें कहिए या ये कहिए कि उन्होंने अपने हक के लिए आगे बढ़े, वो लड़ाई लड़ी है जी, और ये उनको हल्के में अब नहीं लिया जाना चाहिए, ये भी बात तय हो गई है। अच्छा, अतीक अभी बता रहे थे कि अब रील नहीं आ रही है तो बहुत से लोग काफ़ी बेचैन और परेशान हैं। अब क्या देखें, नई रील मटेरियल तो कुछ आ नहीं रहा। देखिए, अमूमन इस देश इस में उम्मीद से रोज दिन भर देखते हैं मोबाइल पे कुछ मिल जाए, अब मिल नहीं रहा। देखिए, वो तो लड़कों में जो लोग मस्ती मौज में रहते हैं वो तमाम तरह की रील बना रहे हैं, लेकिन जब गंभीरता की बात आएगी, एक इबारत इस देश में नई लिखी गई है और जी सरकार ने ये माना कि लाठीचार्ज गलत था और उनकी छात्रों की जो परीक्षा को लेकर मांग है वो जायज है।
देखिए, एक दिन में तो कोई सड़क पर आता नहीं है। कोई ना कोई बात तो थी कि नई पीढ़ी मार खाने के बाद भी ये कह रही थी हमें और मारो, हम पर और लाठी चार्ज करो। तो गुस्सा और हिम्मत दोनों था इस आंदोलन में जो देखने को मिला। जी। जंतर मंतर पर एक जिस्म सूखा जो कई दिनों तक आंदोलन करता रहा और भूखे पेट रहा, और उसको ताकत देश के इस नौजवानों के हौसले से मिली। जब हम ये कहते हैं कि सेवा परमो धर्म है, सनातन भी यही कहता है, तो फिर किसी एक मंत्री की कुर्सी को बचाने की खातिर लाखों लोगों की जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता है। देखिए जी, कंक्लूड कर वीरेंद्र जी। पेपर लीक की जो घटना है वो अभी भी इस देश में सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और जहां तक FIR वापस लेने की बात है या जन जी के साथ किस तरह का व्यवहार हो, बर्ताव हो, ये सब सरकार के पारदर्शी सिस्टम पर निर्भर करता है। वो इच्छा शक्ति दिखाएंगे तो छात्र भी उनका साथ देंगे। JP आंदोलन, अन्ना आंदोलन और अब CJP आंदोलन, एक काकरोच शब्द ने इस देश में बहुत सालों बाद एक धारा बदली है और उस धारा में सरकार को अपनी बात मनवाई है, सरकार को झुकाया है। तो इसलिए हमको इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि जो लोग जो कमज़ोर हैं, जो बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, वो कुछ दुनिया में नया नहीं कर सकते हैं। जी। युवाओं ने हमेशा इस देश को बदला है और बदलते रहेंगे। फिलहाल CP राय साहब का एक शेर है, आज पढ़ूंगा, कि वो समझते हैं कि कोई एहसान किए बैठे हैं, दरअसल हमारा ही सामान लिए बैठे हैं। हम तो लुटते रहे हर वक्त हर चौराहे पर, वो हर चौराहों पर दुकान लिए बैठे हैं। हम बने सीढ़ियाँ तो वो मीनार तक पहुँचे, हम सीढ़ी ही रह गए, वो भगवान बने बैठे हैं। और बड़े बड़े थे वादे, सबकी कहानी बदलेगी, हम पत्थर भी नहीं, वो भगवान बने बैठे हैं। और लावारिस होते कई लोगों को हमने देखा है, स्वयंभू भगवान भी अब अपनी पहचान लिए बैठे हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। वैसे कम लोगों को पता है, देश भर के जितने भी शायर और कवि हैं वीरेंद्र जी के पास अपनी शायरी और कविता भेजते हैं, इस प्रार्थना के साथ कि किसी दिन मौका लगे तो हमारा भी पढ़ दीजिएगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने फीडबैक और ऑब्जर्वेशन के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण शुरू करेंगे इस कार्यक्रम का। बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं कि जब जेन ज़ी आंदोलन कर रहा था तो बाकी की पीढ़ियाँ, जनरेशन्स क्या कर रही थी, ख़ास तौर पर जो मिलेनियल्स है और जनरेशन X है, ये उन्हें आर्थिक सपोर्ट दे रहे थे, ये उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे थे, खाना वगैरह भेज के, ये उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे थे, गाड़ियाँ भिजवाना है, पानी भिजवाना है, आने जाने का प्रबंध करना है, रुकने का प्रबंध करना है, और स्ट्रेटजिक तरीके से ओपिनियन बिल्टअप कर रहे थे। मैंने जैसे डिबेट की शुरुआत में कहा, कोई अपने घरों पे ज़रूर बैठे थे, लेकिन इमोशनली वो सब जंतर मंतर से कनेक्ट हो गए थे, क्योंकि जो मार खाए थे उन्हीं के तो बच्चे हैं, और किसी का भी बच्चा पीटे तो एक अटैचमेंट होता है, एक जुड़ाव होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जेन ज़ी है इसका ज़बरदस्त शिफ्ट हुआ है, मतलब बहुत बड़ा शिफ्ट है ये, भूगर्भीय प्लेट की तरह का शिफ्ट है ये, और ये मामूली बात नहीं है, ये एक बड़ी इस देश में सामाजिक चेतना जगी है। दूसरे चरण में मैं संजय चौधरी को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। क्या सिर्फ एक कानून बना देने भर से आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे या शिक्षा व्यवस्था की तब्दीली करेंगे? आपकी पार्टी जब से इस देश की सत्ता में आई है, एक भी सफल शिक्षा मंत्री आप देने में सफल नहीं रहे, हमेशा असफल शिक्षा मंत्रियों को ही आपने थोपा है। ब्रजेश भाई, देश ने बहुत सारे सफल शिक्षा मंत्रियों को भी देखा है, उनके परिणाम भी भोग रही है ना शिक्षा व्यवस्था। अगर बहुत लंबे समय तक काम करने वाले शिक्षा मंत्रियों ने बेहतर नींव डाली होती तो आज पूरा देश शिक्षा की इस दुर्व्यवस्था से न दौड़ा होता।
मुझे मौका मिला था 2018 में 1 साल बिहार में रहने के लिए। ब्रजेश भाई, आप विश्वास करेंगे कि बिहार का कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं था जिसका शैक्षणिक सत्र 3 साल पीछे ना चल रहा हो। आखिर ऐसी व्यवस्थाएं पटरी से उतरी क्यों? बहुत लंबे समय तक काम करने वाले शिक्षा मंत्री देश में हुए ना, क्या बना कर दिया देश पे उन्होंने? मुझे लगता है कि जो मैं बात आप अपने पहले चरण में कह रहा था कि मंत्रियों का इस्तीफा हो जाना, इस्तीफे की नैतिक जीत हो जाना, नैतिकता के आधार पर खड़े हो जाना, लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन ना होना, कोई सुधार ना होना, लगातार वही होते रहना, अगर ये मान लिया जाए कि यही राजनीति है तो ऐसी राजनीति से दूर रहना चाहिए। ये तो आप यही राजनीति करके तो यहां तक आए, अब आपको बुरा क्यों लग रहा है? नहीं नहीं, हमने इस राजनीति को नहीं किया, हमने बदला ना। आज देश में रेल की दुर्घटनाएं अगर न्यूनतम हो गई हैं तो इसलिए हो गई हैं क्योंकि हमने मूलभूत सुधार करके दिखाए हैं। आज अगर शिक्षा की बात कर रहे हैं, एजुकेशन, सारी चीजों पर काम किया है और हमने अपनी गलतियों से सबक सीखा है। गलतियों से सबक सीखने के बाद 40 दिन के अंदर उस नीट के एग्जाम को लीक से मुक्त होकर करके दिखाया है। हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं और हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसे करके दिखाएंगे। आप बच्चों का विश्वास अब कैसे जीतोगे? देखिए, बच्चों का विश्वास मुझे लगता है कि हम इस व्यवस्था में परिवर्तन करके जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी, वो चाहे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, लगातार अवसरों को बढ़ा रही है। क्या ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ? निश्चित रूप से हम तो सबका आह्वान कर रहे हैं कि आइए, बैठिए, देश के साथ चर्चा कीजिए, संसद के सदन में चर्चा कीजिए। और मैं तो इन छात्रों से भी कहता हूं, मैं इस बात का विश्वास करता हूं कि छात्र अगर जुट जाएंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। मैं सराहना करता हूं कि बीजेपी ने अपनी विचार बदले और अब आप संवाद पर यकीन कर रहे हैं। नहीं, संवाद, मैं तो इसको उपलब्धि मानता हूं। ब्रजेश भाई, संवाद पर तो हम पहले दिन से काम कर रहे थे। ये जब दीपके आए तो एयरपोर्ट पर ही भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें प्रदर्शन की अनुमति दी। ऐसा देश में पहली बार हुआ है। और मैं तो एक लाइन मुझे याद आ रही है कि जुट जाएं निर्माण में तो कलयुग में सतयुग प्रगटा दें। ये शक्ति है युवाओं में। और मुझे लगता है कि सकारात्मक आधार पर देश में शैक्षणिक व्यवस्था के सुधार के लिए ये दबाव बनाए। विपक्ष भी राजनीति के रोटी सेकने के बजाय चर्चा में भाग ले, बेहतर व्यवस्था बने और देश आगे बढ़े। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सारे छात्रों को, नौजवानों को, जैनजी को यही संदेश देकर उन्हें इस आंदोलन के साथ देश की व्यवस्था परिवर्तन के लिए आने के लिए निवेदन करना चाहता हूं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, मैं आपसे सर समझना चाहता हूं कि क्या कानून बदल देने भर से मात्र ऐसा हो जाएगा? और जैसा कि अब हमारे चौधरी जी ने कस्में खाई हैं, बात भी की है और उन्होंने कहा है, भरोसा भी दिया है हमें कि हम संवाद का रास्ता चुनेंगे, हम पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ शिक्षा की व्यवस्था को बदलेंगे, हम पर यकीन कीजिए। अब जब ये इतना कह रहे हैं तो हम इन पर यकीन क्यों ना करें? ब्रजेश जी, 1952 के चुनाव के बाद से 2026 तक अगर 76 साल तक हम लोग देखें तो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और इनके नेता भी 20 साल तक सरकार में रहे हैं। लगभग 11 साल यहाँ पर प्योर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की 5 साल 13 महीने और 13 दिन की सरकार और जनता पार्टी की व्यवहार, तो मोटा मोटा उठा के 20 साल के आसपास आपने भी सरकार देखी जी। आपने क्यों नहीं किया? अब आप लांछन लगाने की स्थिति में नहीं है, पहली चीज है। इस देश का शिक्षा मंत्री को पहला कौन था जो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार चल रही है? एक ऐसे व्यक्ति की आपने शिक्षा मंत्री बनाया जिसकी खुद डिग्री पे सवाल थे। आपकी शिक्षा के लिए आपकी संजीदगी समझ में आती है। इस देश में 1 लाख से, इस उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ऊपर ऐसे स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, जिसमें एक मास्टर काम कर रहा है। क्या आप मानते हो इन पर यकीन किया जाए या फिर इन्हें अभी संदेह के घेरे में रखना चाहते हो आप? नहीं, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक पे एक हाई पावर कमेटी बनाई थी। संजीव मुखिया को उसको दोषी किया और अपनी पीठ थपथपाई। 2 साल बाद, अभी 3 दिन पहले सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी उस आदमी को। इसका मतलब घूम फिर के हम शून्य। अरे आपको पता नहीं, आज फास्ट ट्रैक कोर्ट की पहली सुनवाई थी और सीबीआई का वकील ही नहीं पहुंचा। जज साहब सर पकड़ के बैठे थे। बहुत शुक्रिया। थोड़ा वक्त का अभाव है, मैं मेरे साथ 3 और मेहमान है। मैं अतीक अहमद जी को, वो वाले नहीं है, ये जेएमआई वाले अतीक। हाँ, थैंक यू सर। नहीं सर, प्लीज सर, आज थोड़ा कोऑपरेट करो।
दो स्टूडेंट एक लीडर सेकंड भी और, हमारे एक- साथ बस हैं। एक सेकंड। मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक आज सेकंड, आज बस एक कृपया रुक सेकंड। जाएं, आज रुक जाएं। अतीक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब सरकार इतना मनुहार कर रही है, आश्वासन दे रही है, भरोसा दे रही है, कह रही है हम ईमानदारी से काम करेंगे, पारदर्शिता से करेंगे, व्यवस्था को बदलेंगे, तो यकीन किया जाए? सर, जो हमारी मांगे थी उस पर उन्होंने माना है। सबसे प्रमुख मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और अच्छा लगा कि सरकार जो इतनी अहंकार और दम्भ में रहती थी कि अहम ब्रह्म टाइप की फीलिंग थी, उनको बात करते हुए और सीजेपी के दो नए नवेले मतलब कि लीडर से प्रवक्ताओं के साथ बैठ के पैरेलल उनसे बात करते देखकर अच्छा लगा। उस वक्त और अच्छा लगा जब जेपी नड्डा सौरभ दास से कह रहे थे कि हाथ मिला लो, वो हाथ मिला रहे थे तो वो हाथ दूसरी तरफ था। तो ये युवाओं की जो जीत आपको थी, पता है मतलब कि दो अच्छा डेढ़ था। महीने पहले ये युवा नौकरी की तलाश में थे, इनको इनके परिवार वाले भी लिफ्ट नहीं मारते थे। अभी ये इतने सर, देखिए, इसको कहते हैं हम समय का यूथ के बदलना। साथ एक प्रॉब्लम है। इनको नौकरी नहीं मिल घर रही थी, वाले पता है से- आपको? हाँ, होता यह है कि अंडर एस्टिमेट किया जाता है, उनको लगता है कि बच्चे हैं क्या ही कर लेंगे, है ना। लेकिन जब बच्चों ने ताकत दिखाई और मुट्ठी बीच कर खड़े हो गए, तो बस वही है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना मैं ये चलता है। कहता हूं ये लेकिन इस अप्रत्याशित आंदोलन था। में एक अच्छी बात ये हुई कि हमारे जो बड़े थे, जैसे हमारी जवानी, जो हमारी जवानी थी, जो हमारी ताकत थी, वो अंधी थी, लेकिन हमारे बड़ों ने, जो बुजुर्गों ने हमें रास्ता दिखाया। बिल्कुल ये आंदोलन सर, एक बड़ी जीत ये थी कि इसमें जितने छात्र थे उससे कम या उसके बराबर या उससे ज्यादा छात्राएं थी। ये पहला आंदोलन था जिसमें छात्राओं की भागीदारी बहुत ज्यादा थी, जो सराहना के काबिल है। अमूमन होता क्या था कि लड़के आंदोलन में रहते थे, ये आंदोलन बहुत क्रिएटिव था, बहुत क्रेजी था। इसमें अरे उन्हीं की भरपूर वजह से बचे, entertainment वरना था। तो इस बार- ऐसी ये काम करती दिल्ली पुलिस की 3-4 दिन सिकाई होती, आगे पीछे सब जगह। नहीं, मतलब छात्राएं आगे Thank ढाल you. बनकर खड़ी हुई और हम सब मिलकर मैं लड़े आईसी और घोष जी मजा को आया। आमंत्रित करता हूं। थैंक यू अतीक जी, कृपया हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैडम, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस आंदोलन के बाद देश में, समाज में, सरकार में, सियासत में क्या बदला? पहले तो देश में जो एक डर थी वो चीज़ टूटा है। पिछले कई सालों में लोगों को बोलने से हिचकिचाहट थी, उनको लगता था कि अगर वो बोलेंगे, अगर वो एतराज़ करेंगे सही और गलत में, तो शायद उनकी बारी आएगी और उनको चुप करवा दिया जाएगा। इस मूवमेंट ने ये बात को बहुत अच्छे से साझा किया सबसे कि बोलना हमारा हक है, हम नागरिक हैं इस देश का, और हमारे ऊपर सरकार में कोई भी बैठा हो उनको चुन के हमने भेजा है, तो वो ऐसा ना समझे कि उसके नागरिक, उनके सिटीजन्स, उनके चाहे वो जेनजीज हो, चाहे वो मिलेनियल्स हो, चाहे वो कुछ भी जनरेशन के हो, वो बोल नहीं सकते। पहली बात ये है। दूसरी बात है कि अकाउंटेबिलिटी, जिसके लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि अगर मंत्रालय में जो लोग बैठे हुए हैं, पावर में जो लोग हैं, अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे तो उनसे जवाबदेही मांगी जाएगी। इस आंदोलन ने ये भी तय किया है कि आने वाले समय में कोई भी मंत्री जिनको हमने भेजा है पार्लियामेंट, अगर वो हमारे हक के लिए काम नहीं करेंगे तो उनसे जवाबदेही मांगी जाएगी। अगर छात्र युवा कुछ चाहते हैं, वो बेहतर समाज चाहते हो, बेहतर लाइवलीहुड चाहते हैं, वो बेहतर शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, रिफॉर्म चाहते हैं, तो उसको सुनना पड़ेगा और डायलॉग करना पड़ेगा। इससे पहले कुछ साथी बता रहे थे अभी इस डिबेट में कि हम तो पहले दिन से चाह रहे हैं कि डायलॉग हो। हमें तो आश्चर्य हो रहा है ये सुन के, क्योंकि जंतर मंतर में मैं खुद पिछले 37 दिन से थी जब ये आंदोलन चल रहा था, कि अगर आप डायलॉग चाह रहे थे तो आपको 37 दिन वेट करना क्यों पड़ा डायलॉग करने के लिए। आप अगर डायलॉग चाह रहे थे तो आप क्यों देखे कि इतने दिन से जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे भूख हड़ताल में बैठे थे, सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल में बैठे थे, आप वहाँ तक मामला को जाने क्यों दिए? जब पहले ही डायलॉग की बात आई थी, आपने डायलॉग क्यों नहीं किया? पहले ही अकाउंटेबिलिटी की बात आई थी, तब अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं साझा किया? उसके साथ साथ जो 22 जाने गई है बच्चों की, हम चाहते हैं कि ये मूवमेंट ने ये भी एक प्रश्न और दर्शाया है पूरे जो देश बहुत भर में लोग कि पूछ रहे हैं, हर एक स्टूडेंट इस आंदोलन में क्रिएटिविटी के नाम पर देश के लिए कीमती है, तमाम और किसी तरीके का की भी जान अश्लील इस बातें सिस्टम कही की वजह गई, से नहीं जाना चाहिए, गालियां ये भी दी हमने गई, पूरे देश भर में जी। साझा किया है। मैडम, इस आंदोलन में तमाम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इस आंदोलन में अश्लील नारे लगाना, गंदी गंदी गालियां देना, क्रिएटिव्स के नाम पे कुछ भी कह देना, ये क्या कोऑर्डिनेटेड था या फिर खुद से छात्र छात्राएं कर रहे थे? देखिए, एकदम ही जो भी नारे ऐसे लगे उसको हम
एकदम निंदा करते हैं, लेकिन काफ़ी मास्क थे। अब कौन थे, क्या थे, वो हमें भी नहीं पता है। लेकिन अब अगर पूरे जंतर मंतर में देखेंगे, हम लोगों के वीडियोस देखेंगे, हम लोग लगातार यही बात बोलते रहे कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की अब आगे की क्या योजना है? हम अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना है। थैंक यू मैडम। शिक्षा व्यवस्था इस सिस्टम के फेलियर की वजह बहुत से शुक्रिया जान गई थैंक यू। उनके लिए हमें जस्टिस मांगने के बहुत लिए शुक्रिया जंतर मंतर में बैठे। थैंक यू वेरी मच। देखिए ब्रजेश जी, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना होगा और सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हर मुद्दे मैडम, थैंक यू। हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी भाग नहीं सकती, उसको सामने आकर अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। ये कांग्रेस पार्टी ने तय किया हुआ है राहुल जी के नेतृत्व में। एक जो झूठ का चादर देखिए ब्रजेश जी पूरे देश पे डाला गया था, युवाओं के सच के सुनामी ने उस चादर के चिथड़े उड़ा दिए हैं। एक जो भय का माहौल बनाया गया था, युवाओं के इस आंदोलन ने सबको अभय कर दिया है। अब झूठ की लंका लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। हम पूरा विपक्ष सड़क पर था, आपने देखा, युवा उसको समझ रहे हैं। अभी भाजपा के साथी कह रहे थे गांधी का नेतृत्व बड़ा नैतिक था। उसी गांधी को इन्हीं की सोच ने 3 गोली मारी थी 30 जनवरी को। थैंक यू सर। और सुन लीजिए ब्रजेश जी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, 20 सेकंड और बस 20 सेकंड, ठीक है। उसी को गोली मारी थी और ये आज गांधी के नेतृत्व की बात कर रहे हैं। हर मंच पर गांधी अरे को गाली वांगचुक को देते हैं, नैतिक कहा है हर चौधरी मंच जी पर। ने। और अभी इन्होंने कहा कि वांगचुक जी का 2018 नेतृत्व नैतिकता है। इनका आज की दोहरा खबर तो ये है, इनका दोहरा चरित्र देख लीजिए इसी डिबेट में। कह रहे हैं अतिक भाई बीच में ना बोलो, अतिक भाई बीच में। 2018 में मैं बिहार Thank you, गया sir। था, 3 साल परीक्षा लेट बहुत थी, शुक्रिया। लेकिन इन्हीं के शिक्षा मंत्री थे, इन्हीं के सहयोगी जेडीयू के शिक्षा मंत्री थे 2018 में। तो ये जो इनका दोहरा चरित्र है वो जेडीयू ने समझ लिया, पार्लियामेंट में इनके चेहरे का नकाब फट गया और अब ये आगे एक सवाल ले लीजिए। जी जी, कल डिबेट होगी पार्लियामेंट में, इनसे पूछिए, ये कराना चाहते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। बहनों भाइयों, आप सबका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सब ने एक स्वस्थ डिबेट को आमंत्रित करने का मुझे मौका दिया। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार प्रियव्रत दीक्षित आपको एक चमत्कारिक खबर दिखाएंगे। पता नहीं अचानक क्या हुआ कि रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी, जिसके ध्वस्तीकरण के आदेश जिला अधिकारी रामपुर ने पारित किए थे, सुनवाई उसकी होनी थी 28 और 29 यानी कल और परसों, आज अचानक से उसकी सुनवाई हुई और एक तरफा स्टे ऑर्डर आ गया। यानी अब जौहर यूनिवर्सिटी नहीं गिरेगी फिलहाल के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद पूरी वीडियो रिपोर्ट।